Okay. Hello, students of class 11th. We are starting now a new chapter. The name of the chapter is Neural Control and Coordination. So first, you have to understand what does this mean. इसका क्या मतलब है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का. Okay. So you need to understand that as we have organ or organ system level of organization of body organization because of this there is a necessity of coordination between these organs, various organs. So there is therefore there is necessity of control and coordination. कंट्रोल किसका? कंट्रोल ओवर the organs and organ systems or organ systems. ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के ऊपर कंट्रोल होने की आवश्यकता है, प्लस कोऑर्डिनेशन among organs and or organ systems. ओके. जब सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी तब सेलुलर लेवल पर कंट्रोल हो रहा था और वह सेल खुद कंट्रोल कर रहा था खुद को, और वह सेल सेलुलर लेवल पर कोऑर्डिनेट भी कर रहा था अपने नेबरिंग सेल से, यानी स्वतः खुद से कर रहा था. एक सेल का बिहेवियर दूसरे सेल के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा था. ओके. तो इन दिस कंडीशन it is not needed for overall control of the body. तो यहाँ पर बॉडी नहीं है, body is like a colony. So here there is no extensive network of those specialized cells which are called as neurons are required. As the complexity increased, suppose there is a tissue level of body organization, then here one tissue is coordinating with the another type of tissue. Here cell interaction was there. Cell is controlling itself. Okay. And here one cell can control other cell because tissue is composed of different types of cells, specialized cells. So here you will see
So from here onwards, as you go in the evolutionary tree from the lower to the higher level, you will see the neural system is also having a complex pattern as you go towards the higher level of organization. So in humans, we have the most complex neural system as compared with other animals. Mammals have the advanced type of this neural system. Okay, the animals lower than us have the simple and simpler ones. तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस से आप देखोगे स्टार्ट हो गया है नर्वस सिस्टम का अपीयरेंस. फॉर एग्जांपल हाइड्रा it has tissue level of body organization. In Hydra, you will see a simple neural network of ganglions and neurons. गैंग्लियंस क्या है? जंक्शन है जहां पर न्यूरॉन्स के सेल बॉडी होते हैं. एंड द फाइबर्स आर द एक्सॉन्स. अभी आगे आप लोग सीखोगे. तो इन हाइड्रा यू सी very simple type of nervous system, and as you go upwards to as the complexity of the animal body increases, the complexity of the nervous system also increases. So you might have understood that why it is required, why nervous system is required. अभी आपको समझा है. क्योंकि हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, तो हर सेल कैपेबल नहीं है हर फंक्शन को करने के लिए. ओके, तो उन सेल्स को उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए कोई अदर सिस्टम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कि भूख कितनी लगनी चाहिए, कितनी देर में लगनी चाहिए. अगर बॉडी में न्यूट्रिशन का लेवल है तो भूख नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ओवर ईटिंग हो जाएगा. ओके, लाइक दिस. फिर उसका डाइजेशन होना चाहिए अच्छे से, टाइम पर, अमाउंट में और टाइम में, यानी टाइम और स्पेस में भी डाइजेस्टिव जूसेस का कितना सिक्रीशन होना चाहिए. ओके, कितनी मात्रा में होनी चाहिए. ठीक है, किस टाइम पर होना चाहिए. जब फूड पास कर रहा हो ड्यूडेनम से तभी सिक्रीशन होना चाहिए. जब एम्प्टी ड्यूडेनम हो तब सिक्रीशन नहीं होना चाहिए. एम्प्टी स्टमक हो तब सिक्रीशन नहीं होना चाहिए एंजाइम का, HCl का. हाउ दीज थिंग्स विल बी कंट्रोल्ड. डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेशन का काम कर रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मास्टर होना चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली सब कंट्रोल्ड हो, बिना कंसस के, बिना आपकी इच्छा के, सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल. हार्ट रेट कितना होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट कितना होना चाहिए. ओके, ये सब कंट्रोल्ड है. नहीं तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकती है. अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो एक स्टेडी स्टेट मेंटेन कैसे रहेगा, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम, सारे फंक्शंस ट्राई करते हैं बॉडी को टू बी रिटेन्ड इन ए स्टेडी स्टेट, बट internally it is dynamic. Lots of processes are happening inside. Externally it may look to you that it is in steady state. Okay, and that's what life is. So how these things are being controlled, as well as these organ systems are coordinated
They work in coordination. Suppose, for example, when you do a heavy exercise, physical work, when your physical activity increases, what happens that time? Your energy demand increases, basically. Okay? To contract those muscles, you have studied locomotion. To contract those muscles, you need a large amount of ATP. And for the production of ATP, you need large amount of glucose. And this large amount of glucose need to be burned aerobically or anaerobically. Tell me, aerobically, तभी large amount of ATP will be produced. Okay? So that means you need a large amount of glucose as well as a large amount of O2. In this case, if you have increased your physical activity. So what is happening? Your muscular skeletal system is working vigorously, and because of that, energy demand has increased. So, energy demand has increased. Because of this, the energy demand of glucose also has increased, and demand of oxygen and of O2 has also increased. So, what will happen in result? The nervous system will coordinate this message to the respiratory system. Okay, too heavily breathing and breathing, too heavy breathing, your breathing will increase. Okay, your digestion will increase. Okay, glycogenolysis will start taking place. Glycogen will be broken down and glucose will be liberated in the circulation to meet that energy demand, so that you perform that activity. So what you are seeing here, neuromuscular system, this is an organ system. इसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें आप क्या देख रहे हैं? दो तरह के ऑर्गन सिस्टम समाहित है, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम. Skeletal system is dependent on muscular system, and this whole muscular skeletal system is giving the signal, give me more oxygen, give me more glucose, so that I perform this activity without being fatigued. Okay, and it supplies it. Who controls it? It is being done through the nervous system. Okay, the signal is sent to the nervous system. Then nervous system accordingly adjusts other organ systems and their functions to compensate the other organ systems function. So what you are seeing here, in the increased ATP demand, you are seeing the respiratory system is also involved, as well as circulatory system is also involved. Your heartbeat increases, your cardiac output increases, your rate of blood circulation also increases. As a result of which, there is an effect on expiratory system also. There also GFR increases. Okay. एक ऑर्गन सिस्टम कोई काम कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम मॉनिटर भी कर रहा है द कंडीशंस अराउंड द conditions present in the surrounding, and accordingly it is doing the function. Okay. For example, in winter days, or in the area where the temperature is very low, if you go there, you will feel hungry. You will eat more food there. Okay. आपको वहां पर भूख ज्यादा लगेगी, बार बार लगेगी. कारण, in the higher altitude or in the cold climatic situation, your body burns these carbohydrates to maintain the body heat. तो ठंडे क्षेत्रों में ज्यादा बर्न करना पड़ेगा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम होगा टू मेंटेन द बॉडी हीट, so you will need more food. Okay.
So how it is being done? It is controlled through the nervous system and coordinated also through the nervous system. Suppose if you have seen something which is danger for you and you need to fly from there, वहां से भागने की जरूरत है आपको। आपने कुछ ऐसा खतरा देख लिया जिससे आपके जान पर बनाए, तो आप क्या करोगे? आप या तो फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे, या उससे मुकाबला करोगे या भागोगे। तो हाउ इट इज बीइंग डन? मुकाबला करोगे, उस मुकाबला करने का फैसला लोगे दिमाग से कि हम जीत जाएंगे तभी ना मुकाबला करेंगे। अगर नहीं मुकाबला करेंगे तो हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम मुकाबला किए, फाइट किए, तो हमारे जीतने की संभावना है। या आप विचार करोगे, सोचोगे, फिर फैसला लोगे, फिर फाइट करने का फैसला लिया तो आपका पूरा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम आपका साथ देगा उससे फाइट करने में, नर्वस सिस्टम के थ्रू। ओके, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, आपका साथ देगा, आपका हाथ पैर आपका कहना मानेगा। या आप फैसला लिए कि नहीं, हम इससे बच नहीं सकते, तो भागना पड़ेगा, फाइट करके भी नहीं पार पा सकते, तो आप क्या करोगे? वहां से भागोगे दुम दबा के पीछे। उसमें भी आपका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पूरा साथ देगा, सर्कुलेटरी सिस्टम साथ देगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम साथ देगा, एंडोक्राइन सिस्टम साथ देगा, हर सिस्टम लग जाएगा आपको वहां से भगाने में, पूरा ऑर्गन सिस्टम। तो इन सारे ऑर्गन सिस्टम, ये सारे वर्टिकल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल है, जो कि नर्वस सिस्टम सारे वर्टिकल्स को कोऑर्डिनेट करता है और हर वर्टिकल के काम के ऊपर नजर रखता है कि ज्यादा ना हो और कम ना हो, बैलेंस बना रहे अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एंड द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। सराउंडिंग में क्या अवेलेबिलिटी है और बॉडी का क्या नीड है, इस हिसाब से अपने फंक्शन को एडजस्ट कीजिए। सारे केमिकल रिएक्शंस ही हैं, उस हिसाब से उन केमिकल रिएक्शंस की गति को, कौन सा केमिकल रिएक्शन होना है उसको स्टॉप, किसको नहीं होना है तो स्टॉप, जिसको होना है उसको स्टार्ट, ओके, इसको मॉड्यूलेट करते रहिए। तो यह होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू प्लस एंडोक्राइन सिस्टम के। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में दो सिस्टम इन्वॉल्व, और यह दोनों सिस्टम भी आपस में फिर इन्वॉल्व, क्योंकि इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में एक आवश्यकता तो यह थी कि जहां पर हमें क्विक रेस्पॉन्स की आवश्यकता, तुरंत रेस्पॉन्स हमको चाहिए। हमने किसी चीज को देखा, जिस समय उस पर नजर पड़ी उसी समय हमारे दिमाग को भी समझ में आ जाना चाहिए कि वह चीज वो है। जैसे ये किताब या कुछ चीज बहुत देर से यहाँ पड़ा हुआ है, ओके, जैसे मान लो हम आंख बंद किए हुए हैं, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, अब हम आंख खोले, सब चीज नजर आ रहा है, और आंख खोलने के 5 मिनट बाद समझ में आया कि अरे ये तो किताब है। ऐसा नहीं होता। जैसे आंख खोले, जैसे जिस वस्तु पर नजर पड़ी वैसे ही हमको समझ में आ गया कि वो चीज क्या है। क्विक रेस्पॉन्स, जैसे ही कान में आवाज गई हमको समझ में आ गया कि उसने क्या बोला है, उसके 5 मिनट बाद नहीं समझ में आएगी, उसी समय समझ में आ गया। जब बाद में समझ में आ रहा है तो आपका दिमाग में दोष है। तुरंत होना चाहिए क्विक रेस्पॉन्स। किसी चीज को हम देख लिए, खतरा, शेर आ गया, सांप आ गया, तुरंत हम भागे वहां। फाइट और फ्लाइट का फैसला आप लोगे, क्विकली लोगे। कोई पीछे से आपको कान में वाह करके डरा देता है जोर से, आप भी ऐसे सहम जाते हो, सहम जाते हो ना? हालांकि वो खतरा नहीं था, वो प्रैंक किया आपके साथ, मजाक किया, ठीक है। नर्वस सिस्टम है आपके बॉडी में फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर सेल्फ। तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड के नर्व के थ्रू, और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो आपके बॉडी को बचाने की कोशिश करता है, ओके। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, सोचने समझने की क्षमता ब्रेन में है।
तो स्पाइनल कॉर्ड क्विक एक्शन में आता है और तुरंत आपको बचाता है वहां से, उसको लगता है ये खतरा है, आपको बचाया। तो यह जो आप हटते हो वहां से, या जो झटका होता है बिना चाहे तुरंत जो आप करते हो, वो स्पाइनल कॉर्ड के एक्शन की वजह से। और उसके थोड़ी देर बाद आपको समझ में आता है, ओ नहीं तो ये तो हमको प्रैंक कर रहा था, उल्लू का फूल बना रहा था। थोड़ा देर बाद, 1 सेकंड के बाद, तो उतने देर में दिमाग तक पहुंचा, तो आप सोच लिए, फैसला कर लिए, नहीं ये तो ऐसे ही था। आप आंख कुछ ऐसे बंद करके वो सांप जैसा कोई रस्सी है तो शरीर पर गिर जाए, आप पूरा छटपटा के भागना शुरू कर दोगे। बाद में समझ में आएगा कि वो असली सांप नहीं था। ये किस वजह से हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, बॉडी के पूरे ऑर्गन सिस्टम के को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बॉडी, इसका मतलब बॉडी के हर टिश्यू को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी के हर सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ओके, 2 प्रकार के मैकेनिज्म की जरूरत है। एक में क्विक रेस्पॉन्स हो जाए और दूसरे में क्विक की जरूरत ना पड़े, थोड़ा लेट भी हो तो चलेगा। क्विक रेस्पॉन्स एंड डिलेड रेस्पॉन्स, क्विक एक्शन एंड डिलेड एक्शन, दोनों की जरूरत। ओके, क्विक तुरंत आकर के फिर थोड़ी देर में वो खत्म हो सकता है, जा सकता है, उसका एक्शन पोटेंशियल। और डिलेड रेस्पॉन्स आने के बाद कंटिन्यूड रह सकता है लंबे समय तक। तो क्विक एक्शन करने वाले जो है हमारे, इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, अभी न्यूरल आप भूल जाओ, यानी अगर हम सिर्फ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो इसमें जो क्विक रेस्पॉन्स एलिमेंट है वह है न्यूरल सिस्टम। बिकॉज इट इज अ फिजिकल नेटवर्क ऑफ, फिजिकल वर्ल्ड, ये बना हुआ है सब्सटेंस से, जो दिखता है फिजिकल है। इट इज अ फिजिकल नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स ऑल ओवर द बॉडी। ओके, इट इज द, क्या बोले अभी, फिजिकल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, physical network of specialized cells called neuron all over the body. Okay? तो इसकी वजह से हम, एंड और जो दैट कैरीज, तुम्हारे किताब में भी होगा, दैट कैरीज नर्व इम्पल्स ऑब्लिक एक्शन पोटेंशियल दैट कंडक्ट्स, कैरी कंडक्ट्स एक्शन पोटेंशियल ऑब्लिक, या उसको नर्व इम्पल्स कह सकते हैं। ये हो गया nervous system that conducts and carries. So it is in humans, it is a complex network of neurons. Okay, neurons, specialized cells and neurons and other cells. हमारा नर्वस सिस्टम अभी आप एंटर करेंगे। तो हमारा नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो सेकेंड कंपोनेंट क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें डिलेड रेस्पॉन्स हो सकता है और कंटिन्यूड हो सकता, रह सकता है वो रेस्पॉन्स, एंड दैट इज बीइंग डन थ्रू द केमिकल कंट्रोल। तो द न्यूरल कंट्रोल इज बेसिकली द फिजिकल कंट्रोल, बिकॉज इट इज अ फिजिकल, ये पूरा वायरिंग है बॉडी, फिजिकल नेटवर्क ऑफ दिस nerve fibers which conducts the nerve impulse and action potential throughout the body. That's why स्विच दबाए तुरंत बल्ब जल गया, कंडक्शन हुआ तुरंत तीव्र गति से, लाइटनिंग स्पीड से।
तो क्विक एक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, न्यूरल कंट्रोल। And control and coordination is also being done through the chemical messengers called as hormones. Okay? जैसे अभी you are under the influence of growth hormone since your birth till the adolescent period. पूरा 18 साल तक आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो। ठीक है, कंटिन्यूड है, केमिकल मैसेंजर है, वो कंट्रोल कर रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है आपके बॉडी के ओवरऑल फंक्शन को, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बीएमआर को घटा बढ़ा सकता है, बढ़ा देता है ग्रोथ हार्मोन, यानी मेटाबॉलिक रेट को ही बढ़ा दिया, हर सेल की रेट बढ़ गई, हर सेल केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, ग्लाइकोलाइसिस फास्ट होगा, क्रेब्स साइकिल फास्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फास्ट होगा, सब फास्ट 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 होगा, भूख फास्ट लगेगी, ज्यादा एंजाइम निकलेगा, ज्यादा थायराइड निकलेगा, हर चीज फास्ट होते जाएगा। ग्रोथ हार्मोन और भी हार्मोन्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबका अलग अलग फंक्शन है। यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज हार्मोन राइट नाउ, दैट्स व्हाई योर बॉडी इज ग्रोइंग ओवरऑल। आपका हार्ट ग्रो हो रहा है, किडनी ग्रो हो रहा है, लंग ग्रो हो रहा है, मसल ग्रोथ हो रहा है, बोन में ग्रोथ हो रहा है। हेयर और नाखून की बात नहीं कर रहे, दोज आर द डेड थिंग्स। जो लाइव सेल्स हैं जो यहाँ ग्रोथ हो रहा है, ये सब ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो आप समझे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की क्यों आवश्यकता है। मल्टी सेलुलर बॉडी है, and that too organ and organ system level of organization. That's why we need the control over the organ systems, different organ systems पर कंट्रोल होने की जरूरत है। जितने ऑक्सीजन की डिमांड है उतना ही ऑक्सीजन जाए, एक्स्ट्रा ना जाए। एक्स्ट्रा जाएगा तो क्या होगा, बताए थे, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लोगे जाएगा किसी में, क्या ऑक्सीजन रेडिकल्स ज्यादा बनेंगे, वो टॉक्सिक हो जाएगा उसके लिए। ऑक्सीजन रेडिकल ज्यादा बनेगी, एजिंग फास्ट हो जाएगी, एजिंग फास्ट हो जाएगी। और कम ऑक्सीजन जाएगा तो एनारोबिक कंडीशन होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा बॉडी में, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होते रहना चाहिए। ये कौन बताएगा उसको, न्यूरल कंट्रोल। आप देखे थे रेस्पिरेटरी कंट्रोल था, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर में पॉन्स में, याद कीजिए, मेडुला में है ना। और हार्ट में भी आप देख रहे हैं, पढ़ाए थे आपको, एसए नोड, एवी नोड, एसए नोड इज सप्लाइड विद द, किससे, याद कीजिए, पारासिम्पैथेटिक की सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, वहां भी नर्व। ठीक है, चलो मान लो कोई नर्व से सप्लाइड है, अभी आएंगे पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक, वहां भी नर्व से सप्लाइड था, देखे हैं ये आप। किडनी में देखे आप कैसे कंट्रोल हो रहा था, याद कीजिए, किडनी, हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व था, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इन्वॉल्व था, हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ ब्रेन, वो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहां केमिकल कंट्रोल था किडनी के ऊपर है, हाइपोथैलेमस से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और फिर वहां से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और फिर हार्ट से भी एक हार्मोन, ये तीन तरह से केमिकली कंट्रोल्ड है किडनी। इसी तरह आगे आप और जो सिस्टम पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सब भी सब कंट्रोल्ड है इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा। ओके, तो हर ऑर्गन सिस्टम सिर्फ केमिकली ही कंट्रोल्ड नहीं है, वो दोनों तरह के कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दोनों तरह के कंट्रोल मैकेनिज्म है। नर्वस, आपको भूख लग जाता है, लगता है ना, दिमाग से फील करते हो कि भूख लग गई है, हंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, प्यास लगती है, पता लग जाता है प्यास लग गई है, तो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। ओके, एंड आपका
एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जिसके इन्फ्लुएंस में है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्फ्लुएंस में, हार्ट भी है अंडर द इन्फ्लुएंस, नर्वस एंड एंडोक्राइन बोथ। अभी खोज नहीं हुआ है उतना, but it is hypothesized that all the organ systems are under the influence of both type of control and coordination, neural and endocrine both. Okay? Skeletal muscle endocrine system के कंट्रोल में है ग्रोथ हार्मोन की वजह से, और न्यूरल सिस्टम सिस्टम के कंट्रोल में है क्योंकि आपके वॉलंटरी मसल्स हैं, है कि नहीं? ओके, कितना समझा? नाउ कमिंग टू, so you have understood so far why it is needed, what is the significance of nervous system, क्यों जरूरत है, control और coordination between different organs, organ systems, tissues, this is essential for the life. Otherwise, body will not function accordingly with the surrounding. It will not respond to the surrounding. अगर कंट्रोल नहीं हो तो किडनी को क्या पता चलेगा बाहर कितना भी गर्मी है? तो बताया जाएगा, कंट्रोल किया जाता है, उसका अपना काम है, वो फिल्ट्रेशन, उसमें वो माहिर है। तो जब सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं फंक्शन में, तो दूसरे फंक्शन को वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसी फंक्शन को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप बायोलॉजी पर हो गए तो वो आपका साइंस में स्पेशलाइजेशन हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, आप उसके बारे में अच्छा से कर सकते हो। okay? चलो, नाउ कमिंग टू दिस, क्या कहते हैं, लेट मी सी फर्स्ट। ओके, now starting with this nervous system. So what is this neural control and coordination? Other type of control and coordination is endocrine control and coordination. ये एक, ये दूसरा, ये दूसरा वाला हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें। ये पहला वाला जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दिस इज बीइंग परफॉर्म, बीइंग डन थ्रू, कैसे हो रहा है ये? न्यूरल सिस्टम है इसको करने के लिए, देयर इज न्यूरल सिस्टम, या हम नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, एंड व्हाट इज दिस नर्वस सिस्टम? दिस इज एन organized network of point to point connections, लिखा हुआ है आपके बुक में, फॉर ए, देखिए, क्विक कोऑर्डिनेशन, देखिए लिख दिया ना, क्विक कोऑर्डिनेशन, यहीं पर आ गया आपका, क्विक कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, called
न्यूरॉन्स, फिर यहां से आगे हो जाएगा फॉर क्विक कनेक्शन, आप ऐड कर लो। तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम है। अब सवाल उठता है इस नर्वस सिस्टम में फिर है क्या क्या, क्या चीज से मिलके बना, ऊपर से नीचे की तरफ जाती, माइक्रोस्कोपिक लेवल से माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो नर्वस सिस्टम आपको दिखेगा क्या चीज से बना हुआ है, ब्रेन है इसमें, यस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड है, यस कि नो, एक है कि दो है, स्पाइनल कॉर्ड एक है कि दो है, एक है, और ब्रेन एक है कि दो है, एक है, इसीलिए हम सिंगुलर लिख रहे हैं, ठीक है ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और क्या है, नर्व्स, और इसमें हम फिर सेंसोरी ऑर्गन्स भी पढ़ते, इंक्लूड करते, सेंसोरी ऑर्गन्स, क्योंकि ये सेंसेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हो गया ईयर, आईज, स्किन, एक्सेट्रा। तो स्किन तो हो गया, ठीक, स्किन में हम रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, आईज में फोटो रिसेप्टर, यहाँ पर क्या, फोनो रिसेप्टर्स, तो ये सब है। ओके ठीक है, नाउ कम हियर सी, दिस इज, दिस कंसिस्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, but this nervous system can be divided into different parts according to their function, okay। तो पहले हम इसे स्ट्रक्चरली भी ये दिखता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड, so you can see it or study it in two parts, central nervous system, another one is peripheral nervous system, okay। Now understand this, what is central nervous system, hmm? बोलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आर बेसिकली, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सारी सूचनाएं वहां तक पहुंच रही हैं कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, ग्राफिक्स से, रैम से, साउंड कार्ड से, इथरनेट से, वायरलेस से, सारी सूचनाएं वहां पहुंच रही हैं और उसे वो प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट दे रहा है, ठीक है। उसी तरह हमारा ब्रेन जो है वह सूचनाओं को एकत्र कर रहा है और एक आउटपुट दे रहा है, वो अपना इन सूचनाओं को प्रोसेस करके,
जैसे आप कोई चीज देखे तो क्या देखते, तुम सूचनाओं को प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे दिया, बता दिया, आप जाने कि ये सांप है कि चूहा है कि फूल है कि क्या है। सूचना आप देख के कलेक्ट हुआ, प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे दिया, और अकॉर्डिंग टू दैट आउटपुट द अदर ऑर्गन सिस्टम विल वर्क। आप सांप देखें, तुरंत वो सूचना देकर आउटपुट नहीं देता कि हाँ ये स्नेक है, तो आप वहां से भागते नहीं। आपको तुरंत समझ में आ गया कि स्नेक है, तुरंत आप आ गए किसमें, फाइट एंड फ्लाइट मोड में। तो आप फैसला करोगे, क्योंकि डेंजर सिचुएशन होता है, जान बचाने की स्थिति होती है, फाइट एंड फ्लाइट। एक होता है फीड एंड ब्रीड मोड, खाओ और जलमाओ, फीड एंड ब्रीड, ठीक है। और एक होता है, देखो बोल रहे हैं, रेस्ट एंड परपिचुएट, ठीक है। तो आप ये तो नॉर्मल कंडीशन है, फीड एंड ब्रीड, रेस्टिंग कंडीशन शांति वाला चीज है, और वो डेंजर साइन है, फाइट और फ्लाइट। तो आप देखें किसी चीज को, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस हो गया, इंफॉर्मेशन तुरंत गया आपके लोकोमोटरी सेंटर में, सूचना ब्रेन के भी लोकोमोटरी सेंटर में, और उस लोकोमोटरी सेंटर से जो मोटर नर्व आ रहा है, वहां से सूचना पहुंच गई तुरंत, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड न्यूरोमस्कुलर प्लेट पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्रॉस किया, स्केलेटल मसल एक्शन में आया, भागना शुरू कर दिए वहां से। ओके, तो क्या हो रहा है, ये सूचनाओं का प्रोसेसिंग हो रहा है। इन सूचनाओं की प्रोसेसिंग जहां पर होती है वह सेंट्रल पार्ट, इसीलिए नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो व्हाट इट डज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, basically the sites of these are the sites of singular है site, these are the site of information processing, processing and control. Okay? And this includes brain and दोनों केंद्र सूचनाओं के प्रोसेसिंग का, ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा नर्वस सिस्टम ही क्विक एक्शन के लिए बना है, क्विक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एक्शन के लिए, लेकिन इसमें भी जो क्विक है वो स्पाइनल कॉर्ड, क्विकेस्ट हो गया है। ओके, जैसे आप आगे देख रहे हो, कोई भी ध्यान से देख रहे हो, पीछे से कोई चुट्टी काट के आपकी सहेली, तुरंत छिलमिला जाते हो। क्या हो गया कि हल्का सा, कुछ ज्यादा नहीं चूहा, हल्का सा कुछ चुभा दिया, पिन टाइप, हल्का सा सिर्फ सटाया ही, कुछ ज्यादा चूहा भी नहीं, तुरंत छिलमिला जाएगा। ओके, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस द एक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब आपको दिखा के कोई डरा रहा है, अब देखो डरा, आप कुछ नहीं करोगे, करोगे इतना छटपटाओगे, नहीं छटपटाओ, लेकिन अनजाने में कर दिया तो आप छटपटा जाओगे, आप कॉन्सियस नहीं थे, वो कुछ भी हो सकता है, ब्रेन ने सिग्नल दिया कुछ डेंजर आ गया, बचो भैया, लेकिन तब तक फिर आपको मैसेज चला गया, नहीं वो कुछ और था। अगर ये मैकेनिज्म नहीं होता, रिफ्लेक्स एक्शन, तो हमारे जिंदा रहने की भी संभावना कम है। ये आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, स्ट्रेटजीज है, दीज आर योर सर्वाइवल स्ट्रेटजीज, समझे। आप आगे देख के चल रहे हो, पीछे से कोई गर्म चीज सटा दिया, तुरंत हाथ हटा लोगे, बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, वह हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इस पर हम आएंगे, ये आपके चैप्टर के लास्ट में है। इस क्विक में भी जो है क्विकेस्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड का एक्शन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें
क्या है? नर्व्स। देखो, ब्रेन सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से। नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, और ये जो है ये सब सेंसरी ऑर्गन्स ही कहलाते हैं। मेन नर्वस सिस्टम से का हिस्सा नहीं है, बट उससे एसोसिएटेड है। ओके, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो गए आपके नर्व्स सारे, जितने भी नर्व्स वो हो गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्से। बहुत विशाल है ये डिपार्टमेंट, कोई भी कम नहीं है, सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। नर्व्स जब हो गए तो आप समझो नर्व्स हैं क्या बेसिकली। नर्व्स जो है वो है एक्सॉन्स। आप नर्व सेल को भी आगे हम पढ़ाएंगे। आप देखे होंगे नर्व सेल या नर्व फाइबर। You will see a cell body in this. These are the dendrites, and you will see the one of the dendrite is elongated. Okay, enormously. That is called as axon. तो नर्व्स जो है वो एक्सॉन्स के बंडल्स। सेल बॉडी कहाँ है? इसका मतलब एक्सॉन बहुत ही लंबा है। आप इस नर्व सेल को माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हो, लेकिन उसका लेंथ बहुत बड़ा है। नर्व सेल इतना बड़ा है कि सेल बॉडी ब्रेन में है और एक्सॉन निकला हुआ है नर्व से। ब्रेन से नर्व निकल रहे हैं, उनसे एक्सॉन बंडल पास हो रहा है। सेल बॉडी ब्रेन में है या स्पाइनल कॉर्ड में, और एक्सॉन्स नर्व में। ओके, आगे आप पढ़ोगे। ठीक। यस यस, योर क्वेश्चन इज वैलिड, आई एम कमिंग टू दिस। कमिंग टू दिस, क्योंकि नर्व जो है वो कंडक्शन का रास्ता है। तो अब सवाल उठता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ होगा कंडक्शन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की से होगा, टू और फ्रॉम। ओके, दो तरह के नर्व होते हैं, सेंसोरी नर्व एंड मोटर नर्व। ओके, पहले तो नर्व कहाँ से एराइज हो रहे हैं उसके आधार पर दो तरह के हैं। एक हो गए ब्रेन से निकलने वाले नर्व, क्रैनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले स्पाइनल नर्व्स। ओके, क्रैनियल नर्व्स आर ईदर सेंसरी, ईदर मोटर, but the spinal nerves are of only one type. They are mixed type. They are sensory and motor both. In the same nerve bundle, some axons are sensory, some are motor. जैसे तार का एक इंसुलेशन है, उसके अंदर दो तार है ना,
दो तार, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, गर्म और एक ठंडा, ठीक है ना। ठंडा से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होता है। ओके, तो इसमें दोनों मिक्स्ड नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व या मोटर है या सेंसोरी, ये इनके जरूरत के हिसाब, जिस ऑर्गन में ये सप्लाइड है उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट एक निश्चित गति से बीट करता रहे, रेट से, इसको तो कुछ, इसमें कुछ सेंसेशन लेने की जरूरत तो है नहीं, और तभी वो रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, ये हमेशा होता रहे, तो वहां पर मोटर सप्लाई, विदाउट एनी सेंसरी सप्लाई, एंड दैट इज कनेक्टेड विद द क्रेनियल नर्व्स, और वो मोटर क्रेनियल नर्व वेगस नर्व 10। लेकिन लोकोमोटरी सेंटर से जो नर्व निकला स्केलेटल मसल्स को सप्लाई होने के लिए, वो भी मोटर नर्व है, बट वह मोटर नर्व में सेंसेशन आएगा सेंसरी, थ्रू टच रिसेप्टर्स और विजुअल रिसेप्टर्स और थर्मल रिसेप्टर्स, and according to that sensation the action will be generated in that area with the help of the nerve, और उस एरिया में जो मसल है, उस मसल में उस नर्व से कंडक्शन होकर आगे, तो अकॉर्डिंग टू द सेंसेशन सेंसरी सिग्नल लिया एंड उसका सप्लाई हुआ। जैसे आंख से आपने, ये एक सेंसरी नर्व से ब्रेन की तरफ जा रहा है सिग्नल, आपने कुछ देख लिया साफ, ब्रेन में सिग्नल गया, एंड वहां से फिर मोटर सिग्नल लोकोमोटरी सेंटर से निकला और स्केलेटल मसल को गया। ओके, तो वो लोकोमोटरी सेंटर से जो स्केलेटल मसल तक गया वो हो गया मोटर इन नेचर, दैट नर्व। आंख से जो नर्व कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन, ऑप्टिक नर्व इज कनेक्टेड टू रेटिना, और उस आपके ऑप्टिक सेंटर जो ब्रेन में है वहां तक गया, दैट इज सेंसरी। ओके, कुछ ऑर्गन्स जो हैं जो इनवॉलेंटरी इन एक्शंस हैं, वहां पर जो सप्लाई है वो सिर्फ मोटर सप्लाई है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और स्केलेटल मसल जहां वॉलेंटरी एक्शंस हैं होने, कंसस डिसीजन लेकर के उस पर एक्शन होना है, वहां पर मोटर सप्लाई, मोटर सप्लाइड भी है, सेंसरी भी सप्लाइड। आगे हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल के बाद। अभी आप समझो कि नर्वस सिस्टम, two types of nerve, cranial and spinal nerves. Cranial nerves are 12 pairs in number. कितना है? 12 पेयर। और स्पाइनल नर्व्स है वो 31 पेयर। तो ये टोटल मिला के हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, मेड अप ऑफ 43 pairs of nerve bundles. They are either sensory or motor या मिक्स्ड, सेंसरी और मोटर दोनों। अब इन 43 पेयर में कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है, कौन सा मिक्स्ड है, ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, जानने की जरूरत है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम पढ़ोगे सब समझने का जरूरत है। तो स्पाइनल कॉर्ड के सारे नर्व जो है वो है मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स, और ब्रेन के सेंसरी और मोटर अलग। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इतना समझे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज बेसिकली
composed of all the nerves, okay, arising from brain and spinal cord. They are 43 pairs in number. All spinal nerves are mixed in nature, while cranial nerves can be motor or sensory. Okay. The sensory nerves are also called as afferent nerves. क्या कर सकते हैं? Afferent. And the motors are called as efferent. आप देखे थे किडनी में अफरेंट ब्लड वेसल, इफरेंट ब्लड वेसल. अफरेंट किसको कह रहे थे? जो वहां तक ले जा रहा, और इफरेंट जो वहां से ले जा. यहाँ पर अफरेंट हो गया जो ले जा रहा है सिग्नल ब्रेन तक. ओके, तो वह नर्व हो गया आपका सेंसोरी, ले जाने वाला. और लेके आने वाला सिग्नल, क्या एक्शन लेना है आप, तो इफरेंट नर्व सिग्नल हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज मोटर. तो अफरेंट, सेंसोरी एंड इफरेंट मोटर. ठीक है, कितना समझी? चलो अब आगे चल पढ़ेंगे. क्या टाइम हो गया? बस 7. क्या पढ़ रहे थे? यही पढ़ रहे थे. नर्वस सिस्टम is made up of two components of it: central nervous system and peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो पार्ट हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है नर्व्स. लेकिन इन नर्व्स जो है अलग अलग वेराइटी के हैं, अलग अलग टाइप के हैं. जैसे कंडक्शन के हिसाब से कुछ मोटर है, कुछ सेंसर. नेचर ऑफ सिग्नल के हिसाब से कुछ वॉलंटरी है, कुछ इनवॉलंटरी है ना. किस टाइप की आवश्यकता है, इमरजेंसी नीड है या नॉन इमरजेंसी नीड, क्विक रेस्पॉन्स की जरूरत है या डिलेड रेस्पॉन्स की जरूरत. इसमें भी एक डिलेड रेस्पॉन्स का कंपोनेंट, तो उसके आधार पर भी इसके भिन्न भिन्न से. तो आप देखिए, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी स्टडीड इन 2 कंपोनेंट्स: somatic nervous system SNS and autonomic nervous system. क्या हो गया इसका नाम? somatic nervous system and this is autonomic nervous system. अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, वो सारे एक्शंस जो कि वॉलंटरी है, यानी वो मोटर एक्शंस हो गए, हो गया ना. वॉलंटरी तो मोटर हो गया एक्शन. सारे एक्शंस जो वॉलंटरी है वो सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट. दे कैरी voluntary signals. यानी स्केलेटल मसल के, न्यूरोस्केलेटल प्लेट के में जो नर्वस
नर्व सप्लाइड है, वह सप्लाइड नर्व इज पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नहीं समझ में आया? क्या ऐसे बिंदु बता रहे हैं? क्या समझ में नहीं आया? सोमैटिक नर्वस सिस्टम सारे स्केलेटल सिस्टम जो मोटर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वहां जो नर्व जा रही है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये हम बता रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा नर्व हो गया ना। नर्व कई प्रकार के, कुछ नर्व अभी हम समझाए आपको, कुछ वॉलंटरी कर रहा है, कुछ इनवॉलंटरी। क्या फायदा मेरा इतना बकबक कर, कुछ समझोगे नहीं जब बता चुके हैं। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इन आधार पर बांटा गया है कि कुछ क्विक रेस्पॉन्स करते हैं, कुछ डिलेड रेस्पॉन्स करते हैं, कुछ वॉलंटरी है, कुछ इनवॉलंटरी है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वैसा है नर्व इसमें इन्वॉल्व जो कि वॉलंटरी एक्शंस में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, यानी दे आर कैरिंग द वॉलंटरी सिग्नल्स। दैट मीन्स दीज नर्व्स आर सप्लाइड टू द स्केलेटल मसल्स। अब समझा या अभी भी नहीं समझा? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, दे कैरी involuntary actions. So for this, we do conscious activities like walking, talking, जो भी लोकोमोटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, वॉकिंग लोकोमोटरी मूवमेंट्स कह रहे हैं, मूवमेंट्स जो हो रहे हैं स्केलेटल मसल के, जिसमें लोकोमोटरी मूवमेंट्स भी एक पार्ट है। Okay? वो सारे हो गए conscious activity and that is being performed through this part of the nervous system which is called as somatic nervous system. Somatic means होता है body, सोमा मीन्स होती है बॉडी। सोमैटिक मीन्स बॉडी के लेवल पर, पूरे बॉडी के लेवल पर आप अपनी इच्छा से जो कंट्रोल कर रहे हो, हिला डुला रहे हो, नर्वस सिस्टम के जिस हिस्से का उपयोग कर रहे हो और अपनी इच्छा से अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल किए हो, वह है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बहुत ही छोटा पार्ट है ये पूरे नर्वस सिस्टम। क्या है? आप अपनी इच्छा से बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो इस नर्वस सिस्टम के द्वारा, नर्वस सिस्टम के इस हिस्से के द्वारा। ठीक है ना? इस पर आपकी इच्छा का वश है, कंट्रोल है, और बाकी पर नहीं है, यहीं पर। ओके। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नाम से स्पष्ट है, ऑटोनोमिक, ऑटोमेटिक है ये, आपका कंट्रोल नहीं है इस पर, क्या खुद ब खुद हो रहा है, क्या इसका कंट्रोल दूसरे मैकेनिज्म से हो रहा है, आपके विल से नहीं, इनवॉलेंटरी। तो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर responsible for unconscious decisions and actions, that is involuntary. In involuntary actions के लिए ये this part of the nervous system is responsible। और इसमें भी तीन वैरायटी, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। वन इज, बोलो, और सुना है नाम, सिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक
न्यूरल सिस्टम या नर्वस, पैरासिम्पैथेटिक एंड विसरल या एंटेरिक। कहाँ पर विसरल में है? ना ना, इसमें नहीं। विसरल नर्वस सिस्टम अलग नोमेनक्लेचर आएगा उसमें, वो अलग चीज। ठीक है, या हाँ विसरल नर्वस सिस्टम यही होगा, एंटेरिक को विसरल। अब देखिए सिंपैथेटिक, इसमें क्या है, जहां पर क्विक रेस्पॉन्स की जरूरत होगी, इनवॉलेंट्री क्विक रेस्पॉन्स, इनवॉलेंट्री एक्शन है, क्विक रेस्पॉन्स की आवश्यकता है। कैन यू इमेजिन एनी सच क्विक रेस्पॉन्स? सच क्विक रेस्पॉन्स? किसी को लैट्रिन लग गया बहुत तेजी से, हम्म? फाइट एंड फ्लाइट मोड, फाइट एंड फ्लाइट मोड में ये काम आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। डेंजर साइन आया, आपको वहां से भागना है, आप सोचोगे नहीं, आपको तुरंत भागना है। आपके विल पर आधारित नहीं होना चाहिए कि आप चाहोगे कि नहीं, हम सांप आ जाए फिर भी हम चाह रहे हैं कि नहीं हम उसके साथ बैठे रहे, चाह के भी आप नहीं कर पाओगे, भागोगे वहां से। वो अजीब सा हो जाएगा अंदर, कि प्रैक्टिस से होगा वैसा, कि हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। When bladder is full, urinary bladder, when heart needs to beat fast quickly, दौड़ना शुरू कर दिए, हार्ट को तुरंत बीट होना है फास्ट टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड, ब्लड फ्लो रेट को बढ़ने के लिए, ताकि न्यूट्रिएंट भी ज्यादा सप्लाई हो, ऑक्सीजन सप्लाई हो ज्यादा। तो ये हो गया क्विक रेस्पॉन्स में दे आर इम्पॉर्टेंट, क्विक इनवॉलंटरी response. These are parasympathetic ones are delayed involuntary response। हम सब में आएंगे एक एक करके, एग्जाम्पल सही बताते जाएंगे, आप इतना समझ लो। एंट्रिक नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के विसरल ऑर्गन्स जो हैं, उनसे नर्व्स पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव सिस्टम से नर्वस सिस्टम, नर्व्स जो है वो राइज है, ओके, एंड दैट बंडल टुगेदर, ओके। तो ये भी हो गया, कितना डाइजेस्टिव जूस निकलना है, क्या होना है, सब यही से डिसाइड हो रहा है। ये तीन समझे? आपको बुक में दिया नहीं है सिंपैथेटिक न्यूरल पैरासिम्पैथेटिक को, पूरा अच्छा से समझाया नहीं है, इवन विसरल नर्वस सिस्टम भी नहीं समझाया पूरा।
लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, ओके। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू कर दिया, बीच में मैकेनिज्म है और आपके बुक में फिर न्यूरॉन वगैरह है, उसका स्ट्रक्चर, फिर मैकेनिज्म है, उसके बाद एनाटॉमी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऐसा करते हैं हम, एनाटॉमी से ही पहले फिनिश करते हैं सबका एनाटॉमी पहले, एंड देन वी विल सी द फिजियोलॉजी पार्ट देन आफ्टर दैट। ओके, अभी गॉट इट। पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं, जैसे आप देख, सबसे आप नर्वस सिस्टम के इन अंगों को समझ गए, नाम सबका एटलीस्ट तो जान गए। अब ये इनका कहाँ कहाँ लोकेशन है, कहाँ प्रेजेंट है, एनाटॉमी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। नंबर वन ब्रेन का देखेंगे, सबका देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीएनएस दोनों का देखेंगे। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट, ब्रेन हो गया, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक या तीसरा। इन पांचों को हम लोग वन बाय वन वी विल सी, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो चैप्टर में दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन जो है ऊपर नीचे। पहले ये स्ट्रक्चरल डिटेल्स दे दिया, फिर फिजियोलॉजी में चला गया, फिर बाद में एनाटॉमी में गया है। ठीक है, ये भी हम लोग दोबारा भी कर रहे हैं, बट इसको समझने के लिए हम पहले एनाटॉमी पार्ट को फिनिश कर लेंगे। ओके, so first we will see central nervous system, the anatomy of central nervous system, और फिर स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब आएंगे तो पहले हम जितने भी 43 नर्व हैं, 12 इधर 31 इधर, इन सबका नाम, लोकेशन, तब हमको समझ में आएगा कि उन 43 नर्व में से कौन सा सिंपैथेटिक है, कौन पैरासिम्पैथेटिक है, इस तरह से कैसे कैसे है। Let us see the brain first. Have you seen the picture of brain? Hmm? Okay, let me have one good picture from the net. Hey students, you can see the picture of brain. First you see this picture and try to understand this. Hmm. In simple words, try to understand this. Central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन एक पार्ट है। ओके, इट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज इट? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है ब्रेन। यूनिट ऑर्गन
It is our body and how it functions, and it acts as the command and control system. It is the command and control system. That's why. Because it is central information processing organ of the body. That's why it is command and control system. What it does, it carries, लिखा हुआ है आपके बुक में सब, it controls voluntary movements. गिनते जाइए. What it does, it controls voluntary movements, balance of body, functioning of vital involuntary organ. It controls the function of vital organs. These organs are involuntary. तो इनवॉलंटरी कंट्रोल में भी है, जैसे कि लंग, हार्ट, किडनीज etc. It is also involved in thermoregulation. Thermoregulation, hunger and thirst, भूख और प्यास में भी इन्वॉल्व है. और सर्केडियन रिदम्स ऑफ आवर बॉडी. नहीं भाई, सब हट में चले जाओ. सर्केडियन रिदम अभी नहीं पढ़े होगे, बताए हैं. रिदम. कभी सोचे हो कि क्यों हमको शाम को खाना, रात को खाना खाने के बाद नींद आ जाती है? आपके घड़ी के अंदर भी क्लॉक है. देयर इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक इनसाइड यू. तभी आप फील करते हो सुबह हो गया, शाम हो गया और रात हो गया. आप दोपहर को जब सो के उठते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि दोपहर, नहीं समझ में आता है कि सुबह हो गया. सुबह को ही समझ में आया. बॉडी जो है पेरियोडिकली एक्ट करता है. कुछ घंटे के बाद आपको भूख लग जाती है, कुछ घंटे के बाद आपको नींद की जरूरत होती है. आपका बॉडी एडजस्टेड है. ओके, 8 घंटा वर्क किया डे टाइम में, नाइट टाइम ही विल गो फॉर स्लीप. तो अकॉर्डिंगली बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ. सारे ऑर्गन के फंक्शंस जो है ऑटोमेटिकली उसी मोड में आ जाते हैं, स्लीपिंग मोड में. अब फिर आप सो जाते हो. तो ये रिदम है 24 आवर का. इसे ही कहते हैं सार्केडियन रिदम. सार्केडियन रिदम्स ऑफ आवर बॉडी, जो कि 24 आवर के साइकिल में चलते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग इवोल्व हैबिचुएटेड हो गए हैं. इवोल्यूशन धरती पर ही रह रहे हैं. धरती पर ही जो दिन और रात हो रहा है, इसी पर जो जीव उत्पत्ति हुए, यहीं पर रहने के लिए अभ्यस्त हुए हैं. तो वो भी धरती का जो घूर्णन गति है, का दिन और रात है, उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो गए हैं. ओके. सर्केडियन रिदम में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी. सुने होंगे जेट लैग. जेट लैग. आप यहां से प्लेन में बैठो और उड़ के चले जाओ अमेरिका, यू विल फील इट, द डिस्टर्बेंस इन द सर्केडियन रिदम. You will feel the jet lag. You will become lethargy, sleepy, or after some time
योर बॉडी विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली, फिर वहां के हिसाब से, क्योंकि टाइम, ये डे और नाइट टाइम सन के राइज और सन के सेट से वो सेट है बॉडी में। तो राइजिंग और सेट आपके ज्योग्राफिकली बहुत दूर चले गए, अब यहाँ पर दिन होती है तो वहां रात होती है उसी टाइम पर, इतने दूर में आप जब चले गए तो आपको यू विल फील दिस डिस्टर्बेंसेज इन योर बॉडी। तो दिन के टाइम में आपको नींद आएगी, रात के टाइम में नींद नहीं आएगी वहां, लेकिन वहां के रात के हिसाब से सोना है, लेकिन वहां का जो दिन है वो यहाँ का रात था, ठीक है ना। तो आप वहां फिर थोड़ा टाइम लगता है, बॉडी सेट हो जाता है। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब ब्रेन कर रहा है, एंड अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर। साथ ही साथ इतना ही नहीं, यह सेंसरी सिग्नल्स को भी प्रोसेस कर रहा है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग द विजन, it is also the site of, one sec, it is also the site of hearing, साइट नहीं कहना चाहिए, एक सेकंड थोड़ा इसको सुधार लेते हैं। इट इज द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ, इट इज ऑल्सो दिस साइट ऑफ विजन तो हो गया आई, इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ, अब लिखेंगे, सबका प्रोसेसिंग हो रहा है, विजन का प्रोसेसिंग हो रहा है, हियरिंग का हो रहा है, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, इमोशंस and thoughts. So brain is the site of processing of these informations also, apart from these. So you can see how important this organ is. That's why it is a principal organ called. It is vital organ. Now see structurally how it is made up of. It is composed of, you know this, that our brain is enclosed in a case, a bony case made up of 8 cranial bones. These 8 cranial bones compose a cranium. Inside this cranium, this organ lies. Okay. So, cranium consists skull. Okay. And inside the skull, brain is present. So brain is present in the cranium, inside the cranium. Okay. Cranium is part of skull.
स्कल में क्या आ गया, ये क्रेनियम इतना ही कहलाएगा, ये क्रेनियम, और स्कल पूरा कहलाएगा इतना। स्कल में जॉ हो गया, क्रेनियम हो गया, फेस हो गया, सब आ गया। ओके। तो ब्रेन यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर है, इसलिए क्रेनियम। cranium is part of skull. Inside this cranium, inside this, the brain is covered by cranial meninges. These are the layers. Meninges means layers. Meninges. MENIN. meninges. 3 meninges होते हैं। This provides covering to the brain tissue. ब्रेन टिश्यू को कवर किए हुए स्पेशल तरह का ब्रेन के अंदर टिश्यू है, और डायरेक्ट बोन के संपर्क में नहीं है, बीच में उसकी पैकिंग हुई हुई है लेयर से, ओके, अच्छे से, ताकि सुरक्षित रहे, डायरेक्ट बोन के संपर्क में ना रहे। These are called as meninges. So ऊपर से अंदर की तरफ अगर आप चलोगे, what you will find? Skull bones, cranial bones, cranial bones, या क्रेनियम लिख दो, बोन तो चारों तरफ है, मिला के क्रेनियम, क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम के बाद फिर ले आएगा मेनिंजेस का, मेनिंजेस। मेनिंजेस 3 है, बोलो, लिखा हुआ किताब में, ड्यूरा, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। अरेक्नोइड एंड पिया। Basically these are the layers. Matter, matter नहीं, matter, MATER. Pia is the innermost layer which is in contact with the brain tissue. Pia matter के बाद ब्रेन टिश्यू स्टार्ट हो जाता है। ओके। ये layers, these layers are made up of connective tissue. It is connecting, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है ना, इसका जिक्र नहीं आया आपके टिश्यू में, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। दीज मैटर्स बहुत ही एसेंशियल है, ये मैटर ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए। अगर इसमें पंक्चर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए इस मैटर में, तो इन मैटर, ये मैटर जो ब्रेन को एनक्लोज किए हुए है, इसमें एक स्पेशल फ्लूइड भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से कहते हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगी। बैक्टीरिया की पहुंच वहां तक हो गई, इस मैटर को अगर क्रॉस कर जाए बैक्टीरिया, तो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ये बहुत नाजुक सेल्स हैं ब्रेन के सेल्स, उनकी सेल बॉडीज, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशल तरह का फंक्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ उसी काम में जुटा हुआ है, ठीक है ना। जैसे अगर तुम सिर्फ पढ़ाई में ही जुटे रहोगे, एकदम पढ़ने में लगे रहोगे, भिड़े रहोगे, तो तुम्हारे घर वाले ये नहीं कहेंगे कि तुम खाना भी बनाओ, झाड़ू भी मारो, बाजार से सामान भी लेके आओ, कहेगा कोई? है ना, कहेगा। ना इंपॉर्टेंट काम में लगा हुआ है, उसको समझते हो वो अपना काम में लगा हुआ है, ठीक है, तुमको फैसिलिटेट करेगा सब। उसी तरह ब्रेन एकदम इंपॉर्टेंट काम में लगा हुआ है ना, तो ये सब फैसिलिटेट किए हुए।
प्रॉपरली। तो ब्रेन वो बैक्टीरिया से लड़ नहीं सकता है ब्रेन से। ओके, वो सिर्फ यही काम कर सकता है, तो उसको बचाना है। अब तुमको खाना बना के नहीं देखो और तुम दिन भर पढ़वे करो, क्या हो, बंद हो जाएगा पढ़ाई, फिर एक दिन बेहोश हो जाओगे खाना की कमी से, है ना। इसलिए ब्रेन को पीछे से न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई देने के लिए ऑलरेडी है सब व्यवस्था, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए सब, बस वो अपना काम करते रहे, उसमें कमी ना लावे। The brain can be divided into three major parts. Okay. After this, the brain starts. पिया मैटर, तो ब्रेन का हिस्सा ये सब नहीं है, पिया मैटर और ये सब। आफ्टर दिस ब्रेन स्टार्ट्स। ओके, एंड इस ब्रेन के देयर आर थ्री पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये तीनों हिस्से जो ब्रेन के हैं, इसका सिर्फ स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे आप ये ब्रेन देख रहे हो तो इसमें आप को स्पष्ट रूप से नहीं पता चल सकेगा कि कौन फोर ब्रेन का है किसी को, लेकिन आप इवोल्यूशन इस ब्रेन के डेवलपमेंट को अगर आप देखोगे तो वहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि यह फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, दिस इज हाइंड ब्रेन, दिस इज ऑलरेडी ए डेवलप्ड ब्रेन। तो यहाँ पर आप एक पार्शियल डिस्टिंक्शन यहाँ पर समझ सकते हो कि दिस पार्ट, जैसे सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये जो पूरा है, दिस इज फोर ब्रेन। ओके, पोन्स जो है वो हाइंड ब्रेन है। फोटो नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, देख। पोन्स जो है वो हाइंड ब्रेन है। इन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में जो डिवीजन है, इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है एंड डेवलपमेंटल सिग्निफिकेंस। डेवलपमेंट जब ब्रेन का हो रहा है तो वहां भी स्पष्ट हो जाता है, दिस इज फोर ब्रेन। और इवोल्यूशनरी भी ये स्पष्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मछली का ब्रेन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पष्ट है। फ्रॉग का ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का जब लोअर एनिमल्स में भी ब्रेन देखते हैं तो इसी तरह है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। उसी ब्रेन का एडवांस रूप है, एडवांस रूप है इन अदर एनिमल्स। और ब्रेन मॉडर्न होते गया, कॉम्प्लेक्स होते गया, होते गया, होते गया, इवोल्यूशन होते गया, फाइनली हमारे अंदर ऐसा ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए आपको फ्रॉग का ब्रेन समझना चाहिए, क्योंकि तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। सिंपल वाला समझ लो, उसी में और एडवांसमेंट हुआ तो ये ह्यूमन ब्रेन बना। इसको समझने के लिए आपको वो देखना चाहिए पहले, फिर आप वो थोड़ा समझो तो फिर और कॉम्प्लेक्सिटी में आप जाओ। इसीलिए ये सब मॉडल एनिमल्स हैं, फ्रॉग, फिश, कॉकरोच, अर्थवर्म, जिनमें हम उसके नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं, क्योंकि दे आर द सिंपलर वंस and we have complex ones. So you can study by taking the reference from there. First understand the simple ones and then go for the complex. Okay. तो देखिए, अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे, क्योंकि फोटो नहीं है आपको स्पष्ट, बुक में फोटो है, देख रहे हो ये फोटो, see it. You can easily see four brain in this. You can find out the four brain. Part of four brain is the whole cerebrum. This whole cerebrum. This is the largest part of the brain. ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा ये सेरिब्रम ही है।
ब्रेन का वजन कितना होता है एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग में? द एडल्ट ब्रेन वेज हाउ मच? एनी आइडिया? नो, ब्रेन वेज अराउंड 1.3 to 1.4 kg, 1.25 से 1.5 किलो के बीच में रहता है ब्रेन का वेट। और इसमें से 60% जो है ब्रेन इस पूरे वेट में अगर देखो बायोमोलिक्यूल्स की, सब बायोमोलिक्यूल से ही बना हुआ है। 60% सिर्फ फैट है इस ब्रेन में, फैट 60%। रेस्ट 40% में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अदर सब्सटेंस है। अकेला फैट 60%। नाउ सी, तो उस पूरे ब्रेन का 60% हो गया आपका सिर्फ, सॉरी 60% हो गया फैट। पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन, उस फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस यह इंक्लूडेड। चलो आज हम यहीं पर कर दे, लाइन नहीं है, फोटो नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे? कौन नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम फिगर देखोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड।